हेलो दोस्त आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के दूसरा चैप्टर गति और गति के नियम के 30 महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, जो पूर्ण रूप से एनसीईआरटी पर बेस्ड है। ठीक है, चाहे आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, बिहार दरोगा का एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें साइंस आता है, दोस्त ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक नंबर क्वेश्चन क्या है? एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है न्यूटन का गति का पहला नियम किसकी परिभाषा देता है? दोस्त, न्यूटन की गति का 3 नियम। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? 3, 1, 2, 3। पहला नियम कहता है, ठीक है, कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था को बनाए रखना चाहती है। जैसे अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो हमेशा चाहेगी कि वो क्या गति ही करती रहे। अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो चाहेगी कि हम विराम में ही रहें। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स यानी बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये कहता है न्यूटन का गति का प्रथम नियम। ठीक है, तो ये प्रथम नियम से क्या पता चलता है कि मतलब ये बल के बारे में बताता है। कैसे? कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल बाहरी बल ना लगाया जाए। बल लगाने की बात कर रहा है, मतलब इससे क्या संबंधित है? बल से। ठीक है, और अवस्था बनाए रखने की बात करता है, मतलब वो किससे जुड़ा हुआ है? तो जड़त्व से। ठीक है, तो बल और जड़त्व की परिभाषा देता है पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ठीक है, तो बल F समानुपाती हो जाता है P। ठीक है, P मतलब क्या? P मतलब होता है संवेग। तो ये दूसरा नियम कहता है। ठीक है, और इससे हमें क्या मिलता है? बल का समीकरण मिलता है, F बराबर ma मिलता है। तो पहला गति नियम से हमें क्या मिलता है? बल और जड़त्व की परिभाषा, दूसरा से बल का समीकरण और तीसरा से बलों के बीच संबंध की बात पता चलता है। तो बलों के बीच संबंध का पता तीसरा गति नियम से। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है किसी गतिशील पिंड का वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो दोस्त, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/2 mv² होता है। ठीक है, किसको दोगुना करने की? वेग यानी v को हम कितना 2v कर दें तो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। तो करके देखो। पहले तो 1/2 mv² है, अगर v² की जगह 2b रख दें और उसका वर्क करेंगे तो 2b यानी 2 दूना का 4 हो जाएगा। अब v² यानी 4 × 1/2 mv² रख के इसको v की जगह हम वर्क करेंगे तो इतना आ जाएगा। मतलब 4 × 1/2 × mv² मतलब कितना गुना हो गया? इसका 4 गुना हो गया। ठीक है, तो 4 गुना हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 गुना नहीं, 2 गुना नहीं होगी, आधी भी नहीं होगी, 4 गुनी हो जाएगी। कितना? 4 गुनी हो जाएगी, अपवर्तित भी नहीं होगी। ठीक है, तो दूसरा का आंसर क्या है? 4 गुना हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कि रॉकेट का उड़ना गति के किस सिद्धांत पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण पे? नहीं। रेखीय संवेग, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे? ये भी नहीं है। कोणीय संवेग तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है? रॉकेट का उड़ना किस गति के सिद्धांत पर है? तो ये है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण। दोस्त, इसमें कोणीय संवेग भी दिया हुआ है, ध्यान रखना, रेखीय संवेग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला नेट बल 0 हो तो उसका त्वरण कितना होगा? यानी F = ma हो जाता है। जब F 0 हो तो m मतलब द्रव्यमान, a मतलब त्वरण। तो हमें त्वरण निकालना हो तो a बराबर, अगर हमें निकालना है तो इधर तो 0 है, 0/m, तो a का मान कितना हो जाएगा? 0। मतलब नेट बल 0 हो तो हमारा त्वरण भी कितना हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चलती हुई बस में बैठे यात्री बस की अचानक रुकने पर आगे की ओर गिरते हैं, इसका क्या कारण है?
तो चलती हुई बस है ना, तो चलती हुई बस है तो दिशा का जरूरत तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्त। दिशा का जरूरत क्या होता है, मतलब जैसे बारिश होती है और बारिश जिस तरफ से आती है हम अपना छाता उस तरफ ही करते हैं, तो वो दिशा की जरूरत तो हमें आएगा। ठीक है, गति का जरूरत हो, मतलब जो वस्तु गति में होती है ना उसमें गति का जरूरत होता है। तो बस क्या है, गति में है तो गति का जरूरत हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर गति का जरूरत है। विराम का जरूरत क्या होता है, मतलब कोई चीज रुकी हुई है और एकाएक चलना शुरू कर दे तो उसमें क्या होता है, विराम का जरूरत है। जैसे घोड़ा रुका हुआ है, जब एकाएक चलना शुरू करता है तो घोड़े पे बैठे व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है तो आएगा विराम की जरूरत के उदाहरण में। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल मतलब दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल ही क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, दो द्रव्यमान m1 m2 इनके बीच जो बल लग रहा है ना वो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो चलती हुई बस में कैसा कौन सा जरूरत हो लगता है, तो गति का जरूरत हो लगता है। ठीक है, गति का जरूरत हो, इसी के कारण चलती हुई बस जब रुकती है तो उसमें बैठे यात्री क्या आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, आगे है 6 नंबर क्वेश्चन, बल द्रव्यमान और त्वरण के बीच सही संबंध क्या है। दोस्त बल द्रव्यमान ये गति के दूसरे नियम से समीकरण निकलता है, क्या होता है, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए, कहाँ है, F बराबर एम बाई ए, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, F m बराबर F बाई ए, अच्छा m बराबर यहाँ से निकालो तो कितना होता है, m इक्वल टू F बाई ए, ये सही है। ठीक है, ये वाला संबंध बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे दूसरा C और D क्या है, तो C और D दिया गया है F बराबर 2, ये तो 2 वाला तो नहीं होगा, m बाई एफ इक्वल टू, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा B। ठीक है, आगे 7 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है, तो ये समानुपाती होता है, ये दूसरा गति नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल यानी F समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर, यानी बल किसी आरोपित बल किसके समानुपाती होता है, संवेग के समानुपाती होता है, मतलब संवेग के परिवर्तन के समानुपाती होता है, ये कहता है दूसरा गति नियम। और दूसरा गति नियम मतलब ये बल के बारे में, आरोपित बल के समानुपाती होता है, F समानुपाती P, तो ये F क्या है, बल है, और P है संवेग, तो आरोपित बल के समानुपाती होता है। ठीक है, और किससे पता चलता है, दूसरा न्यूटन के दूसरा गति नियम से पता चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्रिया और प्रतिक्रिया यानी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस कार्य करते हैं, तो जब एक्शन करते हैं तो हमें रिएक्शन मिलता है। तो जब किसी चीज़ पे हम एक्शन करेंगे ना तो उसी चीज़ द्वारा, मतलब दो चीज़ों की बात हो रही है, दो वस्तुओं की बात हो रही है, दो थिंग की बात हो रही है, तो दो अलग अलग वस्तुओं पे कार्य करते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया बल। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग वस्तुओं पे कार्य करते हैं, एक पे नहीं, एक ही वस्तु पर नहीं, अलग अलग वस्तु पर विपरीत दिशा में, बिल्कुल एक ही वस्तु के विपरीत दिशा में ये भी नहीं होगा, और केवल निर्वात में ये भी नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर बी इज राइट है। ठीक है दोस्त, मतलब बी सही है बिल्कुल तरीके से। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों में गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो गति मापने के लिए ये तो स्पीड मापने, ये दूरी मापा जाता है ओडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर से गति मापा जाता है, एमीटर से क्या मापा जाता है, एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर गति कर रही वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कैसा कहलाएगा, तो केंद्र की ओर, अगर वृत्ताकार पथ पे कोई वस्तु गति कर रही है और केंद्र की ओर जो बल लगता है ना उसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल F इक्वल टू फॉर्मूला होता है mv² बटा a, mv² a, ये होता है अभिकेंद्रीय बल की फॉर्मूला। यही कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो उस पर यही बल लगता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समान वृत्तीय गति, ठीक है, एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत रहता है दोस्त, एक समान वृत्तीय गति। अब देखिए ये है वृत्त, और इस वृत्त के चारों तरफ किसी वस्तु की गति क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, इस पॉइंट पे दिशा इस तरफ, इस पॉइंट पे दिशा इस तरफ, आगे ऐसे आएगा तो इस तरफ, आगे यहाँ आएगा तो इस तरफ दिशा, यहाँ आएगा तो इस तरफ, मतलब दिशा हमेशा बदल रही है।
तो वेग भी बदलेगा। त्वरण, अब वेग बदल रहा है तो त्वरण भी बदलेगा। अब जब वेग ही बदल रहा है तो संवेग क्या होता है, P बराबर mv फॉर्मूला होता है, तो वेग ही बदल रहा है तो संवेग भी बदलेगा। और ये चारों के चार, तीनों के तीनों क्या है, सदिश राशि है, दिशा परिवर्तन के कारण ये बदलेंगे। ठीक है, अब सदिश क्या है वो आगे आएगा तो समझ लेंगे। ठीक है, तो चाल जो है ना, ये चाल नहीं बदलेगा, तो चाल अपरिवर्तित रहेगा। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। घर्षण बल हमेशा गति की किस दिशा में कार्य करता है, तो दोस्त घर्षण बल गति की हमेशा विपरीत दिशा में, लंबवत नहीं, किसमें, विपरीत दिशा में कार्य करता है। विपरीत दिशा में घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जब हम चलते हैं, ठीक है, जब हम चलते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं पृथ्वी पे, और पृथ्वी हम पे फोर्स लगाती है, तो हम पीछे की तरफ पृथ्वी को धकेलते हैं और पृथ्वी हमें आगे की तरफ, तो ही हम चल पाते हैं। तो दोनों वस्तुएं, हम मतलब हमारा पैर और पृथ्वी का सतह एक दूसरे के अपोजिट में कार्य करते हैं। ठीक है, और वो गति के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अगर घर्षण ही खत्म कर दिया जाए तो कोई वस्तु जिसपे कोई बल आरोपित हो या ना आरोपित हो, वो हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, घर्षण खत्म हो जाए तो, इसलिए घर्षण होना भी जरूरी है। ठीक है, तो गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय की वर्ग की समानुपाती है तो वस्तु की गति कैसी होगी। समय की वर्ग की समानुपाती है, समय की वर्ग यानी टी स्क्वायर समानुपाती विस्थापन यानी x, तो ये इससे क्या पता चलता है, ये न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण होता है, s बराबर ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि वस्तु क्या है, एक समान त्वरण कर रही है। ठीक है, आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूरी और विस्थापन के अनुपात के लिए कौन सा कथन हमेशा सही होगा। तो देखिए दोस्त, दूरी क्या होता है, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम कहते हैं दूरी। ठीक है, विस्थापन क्या होता है, तो वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये देखिए, ये अगर कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू की है और यहाँ पहुँची है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी मान लेते हैं x है, तो उसके द्वारा विस्थापन भी x होगा, क्योंकि जो पथ की लंबाई है वही इनके बीच न्यूनतम दूरी भी है। ठीक है, अगर कोई वस्तु कोई यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ पहुँचता है और फिर यहाँ पहुँच जाता है, तो उसके द्वारा जो ये x है दूरी, और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं x दूरी चली है, तो उसके द्वारा विस्थापन जो है जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, रूट x हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ दूरी ज़्यादा हो गया, यहाँ विस्थापन कम हो गया। यहाँ दूरी और विस्थापन दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है कि अगर विस्थापन यहाँ मान लेते हैं 1 है तो दूरी भी क्या है, 1 है। अगर यहाँ विस्थापन दूरी 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ √2 हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन। तो इससे क्या पता चलता है कि दूरी विस्थापन के बराबर होगा या फिर दूरी विस्थापन से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। तो ठीक है, तो अगर हम देखना चाहें तो दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, या फिर 1 के बराबर होगा। 1 से छोटा दूरी और विस्थापन का समीकरण नहीं हो सकता है। दूरी बटा विस्थापन का विस्थापन 1 से हमेशा बड़ा होगा, 1 के बराबर होगा, छोटा नहीं होगा। छोटा कब होगा, जब विस्थापन बटा समय दिया हो तब छोटा हो सकता है। विस्थापन बटा समय दिया हो तब छोटा हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है, आगे 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, जड़त्व का गुण किस पर निर्भर करता है। अब दोस्त जड़त्व क्या है, तो जड़त्व होता है, जैसे पहला नियम ही कहता है क्या, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था को बनाए रखना चाहती है, वही तो जड़त्व का नियम है। तो मतलब जो वस्तु, अब जड़त्व का नियम निर्भर किस पर करता है, मान लेते हैं ये एक छोटा सा पिंड है और ये एक बड़ा सा पिंड है। ठीक है, मान लेते हैं ये 5 kg का है और ये 50 kg का है। ठीक है, एक ऊंची पहाड़ से ये दोनों, मतलब मान लेते हैं ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। अगर आप इधर खड़े हैं, अब ये अपनी अवस्था में गति में है दोनों के दोनों, अगर आप इधर खड़े हैं और आपको रोकना हो तो आप किस पत्थर को रोकने में, ये ए मान लेते हैं पत्थर है, ये बी है, तो आप ये 50 kg का है और ये 5 kg का है। अगर आपको रोकना हो तो आपको रोकने में आसानी इस पत्थर को होगा या इस पत्थर का, तो रोकने में आसानी 5 kg वाले पत्थर को हम आसानी से रोक सकते हैं, लेकिन 50 kg वाले को रोकने में मुश्किलें आएंगी। तो दोस्त
ये है जड़त्व, जो कि किस पे निर्भर करता है, ये निर्भर करता है द्रव्यमान पे। द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा, और जिसका कम होगा उसमें जड़त्व के गुण भी कम होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, आगे देखते हैं, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे की ओर हटना किसका उदाहरण है। तो ये है, जैसे बंदूक चलाते हैं और बंदूक पीछे की तरफ जाती है, मतलब एवरी एक्शन इट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है, मतलब न्यूटन के प्रथम नियम से नहीं, प्रथम नियम तो जड़त्व का है, दूसरे से नहीं, ये तो बल का समीकरण देता है। ये दो बिंदुओं के बीच बल के संबंध को बताता है। तो यहाँ दो बिंदु भी हैं, एक गोली चल रही है और दूसरा बंदूक है, तो यहाँ न्यूटन के गति का तीसरा नियम लगेगा। ठीक है, गति का समीकरण, दोस्त गति के 3 समीकरण होते हैं। ठीक है, ए पहला, दूसरा, तीसरा। चलो जान लेते हैं। पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये 3 समीकरण न्यूटन ने दिए हैं, गति से संबंधित हैं। ठीक है, आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्त चलिए एसआई मात्रक निकालना भी हम सीख लेते हैं इसी बहाने। तो संवेग को हम पी से सूचित करते हैं, सॉरी ये क्या हुआ, क्या है, संवेग। संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर एम वी। ठीक है, तो P क्या है, संवेग है, M क्या होता है, द्रव्यमान, और V क्या है, वेग है। तो ये सही मात्रक निकालना है। तो द्रव्यमान का ऐसे मात्रक kg होता है और वेग का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका भी हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकंड। जूल नहीं होगा, न्यूटन में तो स्क्वायर होता है, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये भी नहीं होगा। सेकंड में तो ये समय का मात्रक है। ठीक है, जूल किसका मात्रक है, कार्य का, न्यूटन बल का, सेकंड समय का, और kg मीटर प्रति सेकंड ये संवेग का है। तो आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्त आगे प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। ऊंचाई से कूदते पर फर्श की तुलना में रेत के ढेर पर चोट कम लगती है, क्यों। तो दोस्त रेत का फर्श जो होता है ना, वो फर्श की पक्के फर्श पर कूदने की अपेक्षा यहाँ रिएक्शन फोर्स अधिक लगेगा, तो चोट हमें अधिक लगेगा। यहाँ रिएक्शन फोर्स कम लगेगा वहाँ, इसलिए हमें चोट भी कम लगेगा। इसके हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम कूदते हैं ऊपर से, तो हमें यहाँ हमारा एक्शन और एक्शन बीच के बीच मतलब टाइम बहुत कम लगता है, यहाँ टाइम बढ़ जाता है। तो यहाँ टाइम कम लगने की वजह से फर्श पे कूदते हैं और टाइम कम लगता है, इसलिए क्या होता है कि चोट अधिक महसूस होता है। और रेत है, जब हम कूदते हैं तो जब इस फर्श पे आते हैं तो हम नीचे की तरफ धंसते हैं, इसलिए टाइम बढ़ जाता है, तो यहाँ चोट कम महसूस होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये किस कारण होता है, तो संवेग के परिवर्तन पर समय का बढ़ जाना। यहाँ समय बढ़ रहा था, यहाँ समय नहीं बढ़ रहा था, और यहाँ धंसने की वजह से समय बढ़ गया, इसलिए क्या चोट भी कम लगा। तो संवेग परिवर्तन का समय बढ़ जाता है, इसलिए चोट कम महसूस होता है। आगे है, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण कितना होता है, शून्य नहीं होता है, गुरुत्वीय त्वरण के समान। हाँ, 9.8 मीटर प्रति सेकंड गुरुत्वीय त्वरण था, इसी के समान होता है। स्वतंत्र रूप से अगर कोई वस्तु गिर रही है तो 10 मीटर प्रति सेकंड, ये तो सेकंड स्क्वायर ही नहीं है। द्रव्यमान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर बी राइट होगा। ठीक है, आगे है, हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या, 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद में कौन सी गति होती है। दोस्त ये मान लेते हैं ढलान है, ऊपर क्या है, गेंद रखी है, तो ये गेंद जब नीचे की ओर लुढ़कती हुई आएगी तो इस पर कौन सी गति शामिल होगी। तो दोस्त इसमें सीधे की तरफ आ रही है तो रेखीय गति भी होगी, लुढ़कती हुई आ रही है ना, चारों बगल घूमती हुई गेंद, तो घूर्णन गति भी होगा। तो रेखीय प्लस घूर्णन गति, मतलब आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें केवल रखी है, केवल घूर्णन है और दोलन है, इसमें दोनों चाहिए। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, स्वचालित वाहनों में ब्रेक लगाने पर कौन सा बल कार्य करता है। तो स्वचालित वाहनों में ब्रेक लगाने पर कौन सा बल कार्य करता है, तो स्वचालित वाहनों में घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं
22 नंबर, विस्थापन कैसी राशि है? तो दोस्त विस्थापन में दिशा की जरूरत होती है, परिणाम की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो विस्थापन में दिशा प्लस परिणाम, जिस भौतिक राशि में ज्ञात करने के लिए हमें दिशा और प्लस परिणाम की आवश्यकता हो तो वो होता है सदिश राशि। तो एक अदिश राशि नहीं है, नहीं, अदिश राशि में सिर्फ परिणाम चाहिए, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन विस्थापन में हमें दिशा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये क्या है, एक सदिश राशि है। न सदिश न अदिश ये भी नहीं होगा, ठीक है। और इसमें से कोई नहीं तो ये तो होगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। शून्य से आगे क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ऐसे नहीं दिखेगा, 4 ऑप्शन देखने पड़ेगा ना। अब आगे क्या है, आगे है 23 नंबर क्वेश्चन, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या समान होता है? दोस्त शून्य से अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसका त्वरण समान होगा। क्या होगा? त्वरण समान होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी तेज आती हुई गेंद को, बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, क्यों? संपर्क बल बढ़ाकर चोट को कम करने के लिए। 25 नंबर क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो दोस्त गतिज ऊर्जा, जैसे संवेग काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 2p/m, ठीक है, ये संबंध होता है। तो यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी मतलब 2 गुना कर दिया जाए तो ये 2 × 2 जैसे 2 हो जाएगा, तो ये भी कितनी हो जाएगी? तो ये भी 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। चाल समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है? चाल और समय का ग्राफ हमें क्या देगा? तो चाल समय हमें विस्थापन देगा, विस्थापन और समय हमें क्या देता है? विस्थापन समय हमें वेग देता है, और वेग समय क्या देता है? वेग समय हमें त्वरण का बीच संबंध बताता है, ठीक है। आगे घड़ी के पेंडुलम की गति, 27 नंबर क्वेश्चन, घड़ी के पेंडुलम की गति कैसी गति है? तो ये दोलन गति है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है। ध्रुव पर कितना होता है? 9.82 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। भूमध्य रेखा पर कितना होता है? तो 9.78 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा? ध्रुव पर 9.82 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसलिए। आगे देखते हैं 28 नंबर, रॉकेट नोदन में प्रयुक्त ईंधन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रणोदक, ठीक है, प्रणोदक। आगे देखते हैं आंसर, क्वेश्चन 29 नंबर, कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ठीक है, बोल रहा है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है पृथ्वी की सतह पर? तो पृथ्वी की सतह पर हम बताएं कितना होता है? 0 होता है। विषुवत रेखा पर कितना होता है? विषुवत रेखा पर होता है 9.78 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ध्रुव पर कितना होता है? 9 इस पर ज़्यादा होता है सबसे, 9.82 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और पृथ्वी पर 0 होता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।